बन के 1898 और 1898 से 1905 तक रहा करजन, एक वायसराय के तौर पर। और आप समझिए, मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस में जो नरम दल था वो उम्मीद किस पॉलिसी पर चलता था। नरम दल एक बार लिख के बताएं कौन सी पॉलिसी मैंने उसकी आपको बताई थी। तो आप कहेंगे हमने भैया डिस्कस किया था 3P पॉलिसी के बारे में। 3P पॉलिसी यानी वो लोग पटिशन करते थे, प्रेयर करते थे और प्रोपागंडा, इन्हीं तीन चीज़ों में विश्वास रखते थे। 3P बोलना, 3P, है ना। तो करजन जब यहाँ आया तो उन लोगों को बड़ा विश्वास था इस ब्रिटिश मशीनरी में, तो नरम दल वालों ने तो स्वागत किया। हमारे देश में जो नरम दल के नेता थे, बड़ा आप याद रख लेना, 1898 के अधिवेशन में करजन की भारत के आने का स्वागत किया गया। ठीक है। तो करजन के समय पर क्या हुआ, करजन ने देखा कि ये नरम दल वाले तो जो है आपका जो डिमांड्स हैं वो अपना प्रार्थना पत्रों के द्वारा पूरी कराना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत लाइटली लिया कांग्रेस को, बहुत लाइटली। ठीक है। लेकिन एक धड़ा तो जीवित है ना, जो आपका सशस्त्र क्रांति की बात करता है, जो बात करता है कि भाई हमको जो है आपका तीव्र तरीके से अपनी मांग को रखना चाहिए। तो इस दौर में होता क्या है, करजन जब आया तो करजन के नाम पर एक महत्वपूर्ण घटना, पहले तो अन्य चीजों को जानेंगे करजन के समय के। एक तो करजन समझ चुका था भारत की स्थिति को, विजन इसके दिमाग में क्लियर था कि भारत में सांप्रदायिकता को जन्म देना है, हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को पैदा करना है। अब ऐसा नहीं है कि करजन से पहले हमारे देश में हिंदू मुसलमान के बीच खाई नहीं थी, सभी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। तो करजन क्या करता है, आकर के उसने देखा कि भाई भविष्य में मुझे ये काम करने हैं, तो उससे पहले उसने आकर के यहाँ पुलिस कमीशन को सेट किया, पुलिस कमीशन बनाया। तो उसके हिस्से में एक चीज तो आई क्या, पुलिस कमीशन, पुलिस कमीशन की स्थापना या पुलिस आयोग की स्थापना, लिखना, पुलिस आयोग की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस कमीशन, ये किया उसने 1902 में। और इसका जो अध्यक्ष उसने बनाया वो बनाया एंड्रयू फ्रेजर को। अध्यक्ष किसको चुना, एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, एंड्रयू, सॉरी, एंड्रयू, एंड्रयू फ्रेजर, फ्रेजर। क्या बोलेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बना वो एंड्रयू फ्रेजर बना। तो समझ गए पुलिस आयोग की तरफ से इसकी बात को। हाँ जी, दूसरी चीज से क्या करता है, 1903 में इसके खिलाफ एक धड़ा और इसने नाराज कर दिया। 1903 में क्या लगा आपका, अगर हम बात करें दूसरा दिल्ली दरबार, सेकंड दिल्ली कोर्ट। तो हमारा क्वेश्चन आपसे रहेगा, पहला दिल्ली दरबार किसके समय पर लगा था, दूसरा दिल्ली दरबार। और इसने इसमें जो आपका ब्रिटिश राजा था एडवर्ड सप्तम, एडवर्ड सेवंथ, उसकी ताजपोशी के लिए इसने बेतहासा धन खर्च किया, बहुत बेअंत पैसा इसने लुटाया उसके स्वागत में। तो भारतीयों ने देखा कि भाई ये तो हम भारतीयों का जो है पैसा है और हमारे यहाँ के विकास कार्यों में लगना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो किसी के वेलकम के लिए उस पैसे को खर्च कर दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। ठीक है। तो दूसरा दिल्ली दरबार इसके टाइम पे लगा। सेकंड दिल्ली कोर्ट, आपको पता होना चाहिए टोटल 3 दिल्ली दरबार लगे हैं, तीसरा 1911 में लगेगा। लिख लेना यहाँ ब्रैकेट में किस लिए लगाया गया था ये, एडवर्ड सेवंथ की ताजपोशी, एडवर्ड सेवंथ की ताजपोशी। एक ये कार्य इसके समय पर हुआ। एक कार्य क्या हुआ, 1904 में विश्वविद्यालय कानून आया, यूनिवर्सिटी लॉ या यूनिवर्सिटी एक्ट लिख लीजिए इसको आप, विश्वविद्यालय कानून, विश्वविद्यालय कानून बहुत सारी चीजें लेके आया, मतलब ये अपने समय पर। यूनिवर्सिटी, एक इसके टाइम पर यूनिवर्सिटी लॉ आया, यूनिवर्सिटी लॉ। और यूनिवर्सिटी लॉ में क्या किया इसने कि जो लोग निर्वाचित होके आते थे विश्वविद्यालय की परिषद में, जो लोग निर्वाचित होते थे, निर्वाचन का मतलब है चुने गए, लेकिन इसकी जगह इसने क्या किया, नामांकित लोगों को बढ़ाना शुरू कर दिया। और साथ में विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय जो मान्यता देते हैं किसको देते हैं, कॉलेजों को देते हैं। भाई आप जिस कॉलेज में पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में, उसकी मान्यता किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से रही होगी, यस और नो। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी रही, तो हमारी यूनिवर्सिटी रही आपका उस समय पर उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी, जो बाद में अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU हो गई। जैसे हमारे यहाँ पर नियर बाई ज़्यादातर जो कॉलेज हैं वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं।
तो हम सबकी जो कॉलेज है उन सबकी मान्यता होती है एक विश्वविद्यालय से। तो विश्वविद्यालय से कानून जो कॉलेजों को मान्यता मिलती है उससे संबंधित नियमों को इसने बहुत कठिन कर दिया कि कॉलेज बहुत आसानी से नहीं जुड़ सकते थे। तो इससे बहुत सारे कॉलेजों की जो मान्यता थी उन पर खतरा आया। तो इन पर खतरा आया तो इसका फिर विरोध बहुत सारे भारतीय नेताओं ने किया, जिसमें से एक थे आशुतोष मुखर्जी। विश्वविद्यालय कानून जो ये लेकर के आया, आशुतोष मुखर्जी ने उसका विरोध किया या विरोध किया। एक बार थम्स अप करे, समझ गए क्यों इन्होंने विरोध किया? आशुतोष मुखर्जी ने क्या किया? विरोध किया। अपोज्ड बाई आशुतोष मुखर्जी, जो उस समय के एक शिक्षाविद थे। समझ गए ना बच्चों? क्योंकि कॉलेजों की जो है, बहुत सारे कॉलेजों की मान्यता पर खतरा था। अगली बात, विश्वविद्यालय कानून के बाद में ये लेके आया एक आपका प्राचीन 1904 में ही, पहले ईयर लिख लीजिए क्योंकि हम ऊपर ईयर लिखते आ रहे हैं, 1904 प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम। प्राचीन स्मारक, जैसे प्राचीन स्मारक में से मैं आपसे कहूं किसी एक प्राचीन स्मारक का नाम लिखिए, तो आप किसका नाम लिखेंगे? यानी कि जो हमारे देश की धरोहर है या स्मारक हैं, तो क्या बोलेंगे? एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये लेकर के आया ये 1904 में। तो एक करजन के समय के बहुत सारे कार्य हैं जो करजन ने क्या किया, आपका दूसरे दिल्ली दरबार में पैसा खर्च किया, विश्वविद्यालय कानून में कॉलेजों के जो संबंध था उसको कठिनता थोड़ी पैदा हुई। पुलिस आयोग की वजह से उसने लोगों का दमन करना शुरू किया, और पुलिस तो पहले से दमन कर रही थी। करजन के आने से पहले भारतीय लोगों का बहुत दमन हो रहा था। जैसे एक घटना मैं आपको बताऊं, 1897 1897 में क्या हुआ था, करजन के आने से एक वर्ष पहले तो हमारे देश में प्लेग फैला हुआ था। प्लेग समझ रहे ना? तो प्लेग फैला हुआ था। तो 1897 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 1897 1897। तो पुणे की एक घटना है, पुणे में प्लेग फैला हुआ था। पुणे में क्या था? पुणे में प्लेग फैला हुआ था। और यहाँ पर जो कमिश्नर था, यहाँ पर जो इसको नियंत्रित करने के लिए कमिश्नर था, उस कमिश्नर का नाम था आपका वाल्टर चार्ल्स रैंड। वाल्टर चार्ल्स रैंड। तो इसको ये काम मिला था कि भाई कंट्रोलिंग करनी है इसको, और इस प्लेग को फैलने से रोकना है। और इसका सहारा लेकर के इसने क्या किया, जितने भी पुलिस के अधिकारी थे वो जबरन भारतीयों के घर में घुसने लगे। वहाँ तमाम तरह की जितनी भी ज्यादती इनसे हो सकती थी, तमाम तरह के अत्याचार ये करने लगे। यहाँ तक कि उस समय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को इन्होंने बहुत ठेस पहुंचाई। ठीक है भाई, जब घर में घुसेंगे आपका तो तमाम तरह की व्यवस्थाओं के लिए इसने बोला कि भाई यहाँ से दूरी बनाओ, इधर जाओ उधर जाओ, किसी को भी घर से बेघर कर दिया। तो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरप्ट किया वहाँ के लोगों को। तो लोगों के अंदर एक रोष था। तो एक घटना घटी, मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस पहले से यहाँ पर जो है भारतीय लोगों को परेशान कर रही थी। तो इस रैंड की हत्या किसने की थी बताएंगे? कितने लोग जानते हैं? फटाफट से बोलो नाम। रैंड की हत्या यहाँ पे आपका पुणे के ही आपका चापेकर बंधु थे। चापेकर बंधु। और चापेकर बंधु ये तीन भाई थे। एक तो दामोदर, पहले इसी को फांसी दी थी इन्होंने, दामोदर हरि चापेकर। दूसरे भाई थे बालकृष्ण हरि चापेकर। वासुदेव हरि चापेकर। ठीक है, तो इन्होंने क्या चलाई, आपका गोली चलाई रैंड के ऊपर, और रैंड की हत्या कर दी। एक दूसरा व्यक्ति और था इनके साथ में, आपका आयर्स, उसको भी गोलियां लगी थी। तो कहने का मतलब क्या है कि 1857 में गोली किसने चलाई थी? मंगल पांडे, आप सबको पता है, शुरुआत कर दी थी एक। तो यहां पर भी 1897 में एक सशस्त्र क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। एक आर्म्ड रेबेलियन सामने आ चुके थे कि भाई अगर तुम ब्रिटिशियर्स हमारे साथ में कुछ अत्याचार करोगे तो हम जवाब गोली से देना भी जानते हैं। ठीक है, हम सिर्फ बोली से जवाब नहीं देंगे। वहीं पर दूसरा वर्ग क्या था, नरम आंदोलन वाला, जो नरम दल था, तो वो क्या कहता था, वो बोली से बात करना चाहते थे। बोली से वो कहते थे नहीं, गोली से बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब उनको तो बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया कांग्रेस वालों को। ये तो समझ गए कि ये तो सब लोग जो है आपका प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, और बाकी अगर कोई सशस्त्र क्रांति में चलता था तो नरम दल वाले उसकी भी खिलाफत करते थे, और इन तीनों को फांसी हुई।
पहले इनको फांसी हुई और फिर इकट्ठे इन दोनों को फांसी दी गई, तीनों भाइयों को फांसी हुई क्रांति के लिए। ठीक है सर, करजन 1899 से होगा ना? नहीं, 1898 से। 1898 एकदम सही है। कहीं कहीं उसका वर्णन जो है 99 आता है अधिकतर, क्योंकि उसका जो आपका एक्ट शुरू हुआ वो 99 से शुरू हुए मुख्यतः, नहीं तो वो आपका चार्ज संभाल चुका था 1898 में ही। ओके, 1898 में, ये बात याद रख लेना, कोई दिक्कत? अगली बात पर आते हैं। यहाँ तक कि घटनाक्रम समझ में आया कि उस समय देश में हालात क्या थे। प्लेग फैला हुआ था, इसके आने से पहले पुलिस ज्यादती कर रही थी लोगों के साथ में, और इसका विजन क्या था कि सिर्फ और सिर्फ इसको, क्योंकि इसने एक स्टेटमेंट दिया था शुरुआती दौर में कि जैसे ही मुझे चार्ज मिलेगा, तो मेरे चार्ज मिलने के बाद में जब तक मेरा आपका जो टेन्योर है वो खत्म होगा, मेरा कार्यकाल खत्म होगा, तब तक कांग्रेस अपने घुटनों पर आ जाएगी। इसी ने कहा था कि भाई कांग्रेस अपने पतन की ओर है, कांग्रेस अब लड़ खड़ा रही है। तो ये कांग्रेस को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता था, इवन उसके खात्मे की बात करता था। अच्छा, इसने दूसरी क्या बात करनी शुरू की? इसने बोला कि भाई एक काम करते हैं, अब हिंदुस्तान में एक चीज चल रही थी कि हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था इन दिनों में, यानी कि सब जगह क्रांति की बात हो रही थी। जैसे आपने देखा, कांग्रेस के पहले बहुत सारे संगठन बने, उन्होंने स्थानीय रूप से लोगों को क्रांति के लिए जागृत किया। 1885 में कांग्रेस बनी, कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे आपका नेता जुड़े जिनके विचार जो है वो प्रचारित प्रसारित होने लगे। और मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने भी ये दिखा दिया कि भाई कैसे अंग्रेज हमारे साथ में ये धन की लूट कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर जब स्पार्क पैदा होना शुरू हुआ, लोगों ने ये देखा कि भाई ब्रिटिश शासन को तो हमको उखाड़ फेंकना होगा और हर हाल में इसके लिए हमको एकजुट होना होगा। तो संपूर्ण भारत में बहुत सारे लोग जो हैं वो एकजुट होने लगे, और एकजुट किस एक एजेंडे पर होने लगे कि हम सब को देश के लिए लड़ना होगा। और जब दोस्त हमारे लिए प्राथमिक चीज देश हो जाती है, देश हो जाती है, तब उसी को हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पर, यानी हमारे लिए जब राष्ट्र प्रथम हो जाए, और राष्ट्र प्रथम हो जाए तो उसी को बोलते हैं नेशनलिज्म, यानी कि एक राष्ट्रवाद का उदय होता है। राष्ट्रवाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म। तो राष्ट्रवाद के लिए हम आपको कुछ बिंदु बताएंगे। जैसे मैंने बोला, छोटे से मैं बात कर सकता हूं, देश के लिए सच्चा प्रेम, बहुत आसान से शब्दों में मैं आपसे कहूं, देश के लिए सच्चा प्रेम, अपने नेशन के लिए। दूसरी चीज क्या है? उसकी रक्षा। उस देश की रक्षा कैसे होगी? उसकी रक्षा, और साथ में उसके सम्मान के लिए कुछ भी, उसके सम्मान के लिए, सम्मान के लिए कुछ भी। तीन बातें मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं इनको, ये मेरी आइडियोलॉजी है। तो इस तरह से क्या होता है कि देश में जब इस तरह के विचार पैदा होने लग जाएं तो उसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तो उस समय के लोगों में ये भावनाएं पैदा होने लगी। अब सब लोग किसके विरोधी हो गए होंगे उस समय? तो आप कहेंगे ब्रिटिश शासन के विरोधी हो गए होंगे। तो करजन के दिमाग में ये आया कि भाई अगर ये सब लोग एकजुट हो रहे हैं तो क्यों ना इनको तोड़ा जाए, इनको तोड़ा जाए। क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक साथ एक मंच पर जो आ रहे हैं, इनको कैसे तोड़ा जाएगा? तो उसके दिमाग में दो चीजें थी उस टाइम पे करजन पे, कि एक तो मुसलमानों के हक को अलग से उठाने वाली एक संस्था होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में, कांग्रेस को तो एक हिंदूवादी संगठन का उन्होंने दर्जा दे दिया अंग्रेजों ने कि भाई इसमें तो हिंदू ज्यादा है और इसमें क्या है, भविष्य में हिंदुओं के ही हित सुरक्षित होंगे, मुस्लिम हित की बात ये पार्टी नहीं करेगी। तो एक तो उनके लिए एक ऐसा मंच बना दिया जाए जो भविष्य में बना भी, मुस्लिम लीग 1906। और दूसरा क्या था कि इन लोगों के बीच में सांप्रदायिक खाई पैदा की जाए, इनके बीच में गैप आए। दूसरे बिंदु पर हम आपसे बात करेंगे हिंदू और मुसलमान के बीच खाई का कारण क्या है। आप क्या समझते हैं? एक बिंदु जरा आप सोचने का देखिए, ठीक है? फिर हम वापस मुद्दे पर लौटेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। दूसरी चीज क्या बोली हमने? अगर हम बोले हिंदू और मुस्लिम, मतलब अंतर कैसे आया हमारे देश में? भाई एक तो कॉमन सी बात यह है कि भाई धर्म अलग अलग हैं, मान्यताएं अलग अलग हैं, पूजा प्रथाएं, आपका जो भी आपका क्रियाकलाप हैं वो सब अलग अलग हैं, संस्कृति अलग अलग है ना? उनके जो रीति रिवाज हैं वो अलग अलग हैं। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरी चीज, ये तो सब जानती है, ये धर्म है, ये कोई अंतर थोड़ी होगा, धर्म थोड़ी अंतर करेगा, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में जैन है या नहीं है?
जैन है या नहीं है हमारे देश में? तो धर्म